पिछले पार्ट में हमने देखा था कि विंग को पता चला है कि वांगजी उस कंपनी का कोई एम्प्लॉय नहीं बल्कि एक बिजनेस पार्टनर था। लेकिन वांगजी बिजनेस पार्टनर, ये कैसे पॉसिबल था? विंग बहुत ही ज़्यादा डर गया था और वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हो गया था। उसका सिर फटा जा रहा था। विंग तुरंत मिंगजे को कॉल लगाता है क्योंकि मिंगजे की कंपनी बेस्ट बॉडीगार्ड प्रोवाइड करता था। विंग को और कुछ भी समझ नहीं आता। मिंगजे की कंपनी बॉडीगार्ड प्रोवाइड करने के साथ साथ सीक्रेट एजेंट का भी काम करता था। मिंगजे एजेंट्स को ट्रेन करता था अपने कंपनी में। विंग तुरंत मिंगजे को फ़ोन करता है और मिंगजे से कहता है कि उसे मिंगजे की सबसे खास एजेंट चाहिए। विंग को किसी के बारे में कुछ निकल पाना है। मिंगजे विंग से पूछता है कि आखिर क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? विंग मिंगजे से पूछता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। मिंगजे विंग से पूछता है कि क्या हुआ, तुम बोलो, मैं तुम्हारे काका हूँ, तुम मुझे इतना तो कह सकते हो। मिंगजे पूछता है लेकिन बताओ तो हुआ क्या है? गवाह, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है काका। मेरा हस्बैंड वांगजी, मुझ पता है, आज डैड की सेक्रेटरी ने कहा कि वो यहाँ का बिजनेस पार्टनर है। लेकिन वांगजी और बिजनेस पार्टनर वो कैसे? मुझे बस इस बारे में इन्वेस्टिगेशन करना है, मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता। विंग की बातों को सुनकर मिंगजे हंसने लगते हैं। क्या वो काका, आप ऐसे हंस क्यों रहे हो? विंग, हंसो नहीं तो क्या करो? हाँ, तुम्हारे शादी को 4 महीने हो गए ना, तुम्हें अभी भी अपने हस्बैंड के बारे में नहीं पता? सच में विंग, कमाल करते हो। पहले तो तुमने कहा कि तुम्हें अपने फादर के पसंद से शादी नहीं करना, फिर तुमने उसी से दिल लगा लिया और फिर तुमने जिद पकड़ लिया कि उससे शादी करना है, शादी भी किया, और अब तुम्हें यह तक नहीं पता कि तुम्हारे हस्बैंड करते क्या है। हाँ, प्यारे है ना तुम्हें अपने हस्बैंड से? विंग, जो कि मिंगजे की बातों को सुनकर पूरा चौंक गया था। विंग की आंखें बाहर निकलने को आया था तो उसका मुंह पूरा खुला हुआ था। ये आप क्या कह रहे हो काका? वांगजी, मेरी पापा पसंद, ये सब क्या बोल रहे हो काका? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। विंग विंग विंग, तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आया? मैं जिस विंग को जानता था वो बहुत ही ज़्यादा होशियार था, फिर तुम इतने बुद्धू और इतने बेवकूफ कैसे निकले विंग? तुम्हें आज तक नहीं पता चला कि वांगजी कौन है? तुम उसके साथ इतने दिन रहे, तुम्हें जरा सा भी भनक तक नहीं लगा? मेरे ख्याल से विंग, तुम्हें अपना दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि तुम इतने बुद्धू, इतने नासमझ तो नहीं थे। काका, आप ये सब क्या कह रहे हो? मुझे जानना है कि वांगजी कौन है और ये सब लोग मुझे ऐसे क्यों बता रहे हैं। मुझे एक एजेंट चाहिए, दैट्स इट। आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो मेरे साथ? अच्छा, तो तुम्हें अपने हस्बैंड के बारे में पता करना है? कैसा लगेगा अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम्हें एजेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तुम्हें बस एक गूगल करना है उसके नाम का, तुम्हें सब डिटेल्स बन जाएगा, दैट्स इट। तुम एक बार अपने हस्बैंड का नाम गूगल पर डालो और सर्च करो लान वांगजी, तुम्हें जवाब अपने आप मिल जाएगा। विंग मिंगजे के फ़ोन को तुरंत काट कर गूगल पे लान वांगजी नाम को सर्च करने लगता है। देखते ही देखते करीब 10 से 20 पेज का एक PDF फाइल विंग के सामने आ गया। विंग उस PDF फाइल को खोला, एक एक करके देखने लगा। सबसे पहले तो लान वांगजी का फोटो था, फिर आगे आगे विंग जो कुछ भी पढ़ता है, विंग की आंखें फटी की फटी रह जाता है। क्या उसका हस्बैंड लान वांगजी चाइना का यंगेस्ट बिलियनर और यंगेस्ट बिजनेसमैन है? उसका टोटल नेटवर्क 1000 करोड़ से भी ज्यादा है। विंग तो उस नंबर को काउंट ही नहीं कर पा रहा है। विंग उस PDF को एक एक करके पढ़ते जा रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। क्या इतना बड़ा धोखा? विंग अपने हस्बैंड के साथ 4 महीने से रह रहा है, अभी तक उसको उसका आइडेंटिटी नहीं पता। वांगजी ने उसे एक बार भी बताने की जरूरत नहीं समझा। और उसने विंग को क्या कहा था? वांगजी वहीं पर रहेगा, वो बस्ती में बड़ा हुआ है और वहीं पर रहेगा, वांगजी के पास पैसा नहीं है। विंग और वांगजी के बीच में इतना बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गया था। विंग वहाँ रहना नहीं चाहता था और वांगजी छोड़ के नहीं आना चाहता था। और अब जाके विंग को पता चल रहा है कि विंग ने 4 महीने जो लाइफ जिया है, जो सपने देखे थे, सब कुछ झूठ है। वांगजी कोई आम इंसान, कोई आम एम्प्लॉय नहीं, बल्कि लैंड कॉर्पोरेशन का CEO है। विंग लैंड कॉर्पोरेशन का नाम पहले से जानता था, लेकिन उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वांगजी वहाँ का CEO था।
और वांग जी उसका एज है ही कितना है? वांग जी अभी सिर्फ 26 ईयर्स का है। पर सीईओ, इसका मतलब विंग विंग के दिमाग के ऊपर से सब कुछ जा रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। क्या वाकई झूठा था या फिर वही ने इतने महीने जो जीता हुआ आया था, जो जिंदगी वो झूठा था। वो विंग का सिर चक्कर खा रहा था। विंग को पहुंची से मिलना था, उसे मिलकर अपने सवालों का जवाब चाहिए था विंग को, क्योंकि विंग के दिमाग में ढेरों सवाल चल रहा था। उसे वांग जी से पूछना है कि उसने विंग के साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया। वांग जी के पास पैसा है, सब कुछ है। वांग जी चाहता तो बहुत ही आसानी से विंग को वो लाइफ दे सकता था जो कि विंग बचपन से जीता आया है। विंग ने अपने जिंदगी के 4 महीने उस बस्ती में बिता दिया। विंग ने कितना कोशिश किया कि वो वांग जी के साथ एडजस्ट करे, लेकिन वांग जी उसने एक बार भी विंग को बताना नहीं समझा अपनी असली आइडेंटिटी के बारे में। वांग जी ने बिल्कुल सही नहीं किया। वांग जी को विंग को जवाब देना है कि वांग जी ने ऐसा क्यों किया। विंग तुरंत वांग जी के लैंड कॉर्पोरेशन के एड्रेस सर्च करता है। विंग तुरंत अपने कार को निकलता है, अपने कार में बैठता है और लैंड कॉर्पोरेशन की तरफ चला जाता है। विंग ड्राइव तो कर रहा था, लेकिन उस ड्राइविंग पर और उस रास्ते पर उसका बिल्कुल ध्यान नहीं था। विंग के सिर चकरा रहा था, उसके दिमाग में हजारों सवाल चल रहा था। विंग के फादर को भी पता था कि वांग जी कौन था, विंग जी को भी पता था, लेकिन किसी ने विंग को एक बार भी बताने की जरूरत नहीं समझा। और विंग इतने महीनों तक एक अंधेरे में जीता आया हुआ है। वांग जी माना कि विंग ने जबरदस्ती वांग जी से शादी किया था, लेकिन शादी के बाद वांग जी ने वो सारे फर्ज निभाया और विंग को अपने हस्बैंड होने का दर्जा दिया। तो फिर इतना सच नहीं बता सकता था। और ये सिर्फ सच छुपाने का मतलब क्या था, फायदा क्या था? विंग के सामने इतना बड़ा झूठ क्यों, इतना बड़ा पर्दा क्यों? विंग के दिमाग बिल्कुल चक्कर आ रहा था। उसके दिमाग कुछ भी सही से सोच ही नहीं पा रहा था। देखते देखते विंग को पता ही नहीं चला कि कब उसका कार एक ट्रक के सामने आ गया। फिर विंग को कुछ भी याद नहीं रहा। विंग को बस इतना याद था कि उसने उस इंसान का चेहरा तो देख लिया था अपनी आंखें बंद करने से पहले, जिसको वो देखना चाहता था। अब 5 घंटे बाद विंग को धीरे धीरे होश आता है। विंग अपना आंखें खोलने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि विंग धीरे धीरे अपना आंखें भी खोलता है। विंग के दिल में बहुत दर्द हो रहा था। विंग के हार्ट बीट तेजी से बढ़ रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था कि शायद वो कोई नाइटमेयर देख रहा है। विंग अपना आंखें खोलने की कोशिश करता है। विंग को थोड़ा तकलीफ तो होता है, लेकिन वो जबरदस्ती अपने आंखें को खोलता है और उठ के बैठ जाता है। वो अपने आसपास देखता है, ये उसका कमरा तो नहीं और ना ही ये अमन जी का उसका कमरा है, मतलब ये कोई और जगह है। विंग आसपास देखता है, उसे समझ में आता है कि ये हॉस्पिटल का बेड है, लेकिन विंग यहाँ कैसे आया? और विंग अपने दिमाग में थोड़ा सा चोट डालता है, अपने बालों को पकड़ता है, खींचता है। विंग को धीरे धीरे याद आने लगता है कि कैसे उसे वांग जी के बारे में पता चला था, कैसे उसका एक्सीडेंट हो गया था और कैसे आंखें बंद करने से पहले उसने वांग जी को देखा था। वांग जी उठ के बेड से उतरने जाता है कि तभी विंग को एक वॉइस सुनाई देता है। विंग आराम से, क्योंकि विंग गिरने ही वाला था। विंग उस तरह देखता है, वह कोई और नहीं विंग का सो कॉल्ड हस्बैंड एंड वांग जी खड़ा था। विंग को वांग जी को देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी तुरंत दौड़ के आता है और विंग को सही से संभाल लेता है। विंग गिरने से तो बच गया, लेकिन विंग वांग जी के हाथों को अपने बॉडी से झटक देता है और खुद खड़े होने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से वांग जी विंग को पकड़ लेता है। विंग कहता है, छोड़ो मुझे, छुओ मत। क्या हुआ विंग? क्या तुम्हें सही लग रहा है? तुम्हारी तबीयत अब कैसी है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? रुको रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। कि तभी विनू से कहता है, कोई जरूरत नहीं, मुझे अपने हाल पे छोड़ दो मिस्टर लान वांग जी, द यंगेस्ट बिलियनर। वांग जी हैरान होकर विंग को देखता है। विंग अब बेड में बैठ चुका था। वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, क्यों, मैंने कुछ गलत कहा क्या? क्या तुम चाइना का यंगेस्ट बिलियनर नहीं हो मिस्टर लान वांग जी? और तुम यहाँ कैसे? तुम्हें बहुत काम होगा ना, तुम्हारा अपना कंपनी है, तुम्हारा अपना बिजनेस है, तुम जाओ उधर, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, तुम जाओ। वांग की विंग की तरह देखता है, कहता, विंग तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम मेरे हस्बैंड हो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। अच्छा, आपको अब याद आया कि मैं आपके हस्बैंड हूँ? कोई नहीं हूँ मैं तुम्हारा। हाँ,
मेरी शादी हुआ था, लेकिन उस इंसान से जिसे मैं जानता था, जिसे मैं पहचानता था, वो इंसान मेरे ऑफिस का एक एम्प्लॉय था। वो इंसान एक बस्ती का लड़का था। लेकिन तो आप एक यंगेस्ट बिलियनर है। आप चाइना के रिचेस्ट मैनों में से एक है। मैं आपको नहीं जानता, और प्लीज आपको मेरा हस्बैंड कहने की जरूरत नहीं। मुझ में इतना तो लालच नहीं है कि मैं कोई अमीर इंसान मुझे आकर कहते कि वो मेरा हस्बैंड है और मैं उसे खुशी खुशी अपना लूंगा। इतना क्या कुछ भी मत समझिए मुझे मिस्टर लान वांग जी। वांग जी जो कि हैरान होकर विंग को देख रहा था। वांग जी को समझ में आ रहा था कि क्यों विंग ऐसा कह रहा था। विंग के हर एक वर्ड्स में सरकाज़म थी। ऐसा लग रहा था कि विंग वांग जी को जानबूझकर ताना मार रहा है। वांग जी विंग के सामने कहता है, विंग आई एम सॉरी, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन ये सब कुछ क्या है मिस्टर लान वांग जी? क्या अब दोबारा कोई बहाना, दोबारा कोई झूठ का सहारा लेने वाले हो? बिल्कुल मत करना। और प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बदनाम मत करना। मेरे हस्बैंड एक ऐसा पर्सन थे जिसने कभी भी किसी को बुरा नहीं किया था। भले मैं अपने हस्बैंड से कितना भी झगड़ता था, लेकिन मेरा हस्बैंड एक बहुत अच्छा इंसान था। आप उसके सामने कुछ भी नहीं हो। प्लीज़ उसके जगह लेने की कोशिश मत करना। चाहे मेरा हस्बैंड कितना भी गरीब हो, कितना भी फोर्ड हो, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से प्यार करता हूँ। मैं कोई ब्रेड से प्यार नहीं करता। प्लीज़ आप अपने आप को मेरे हस्बैंड कहना बंद कर दीजिए मिस्टर लान वांग जी। विंग प्लीज़ एक बार मेरी बात को समझने की कोशिश करो। ये सब कुछ मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ ना। प्लीज़ एक बार तो मेरी बात समझो। क्या समझे? हाँ, आप अपने आप को ये एक्सक्यूज देने की कोशिश कर रहे हो कि इस सब में आपकी कोई गलती नहीं, ये किसी और ने प्लान बनाया और आपने उसे फॉलो कर लिया। हाँ विंग, एग्जैक्टली। क्या बात है मिस्टर लान वांग जी। आपको एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक एक्टर होना चाहिए था। कितनी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो ना। जैसे कि आप कह दोगे कि आपने किसी और की कहने पर ये किया है और मैं मान लूँगा। हाँ, फिर आप ये भी बता दीजिए कि वो कौन सा इंसान है जिसने आपको इतना बड़ा प्लानिंग और प्लॉटिंग के बारे में समझाया। हाँ, किसने आपको सिखाया मेरी ज़िंदगी को लेकर खेलने के लिए? हाँ, मेरी कंपनी में एक एम्प्लॉय बन के आके मुझे पटाने का, और जब पटाना हो गया, शादी करना हो गया, फिर मुझे उस वैसी जगह पर ले जाके रखा। मैंने सब कुछ सहा, लेकिन अब आपको मेरे जवाब देना ही होगा। बताइए किसने आपको कहा है? हाँ, मैंने कहा था उसे। विंग दरवाजे की तरफ देखता है। वहाँ कोई और नहीं बल्कि उवे चांग से विंग का फादर था, जो कि दरवाजे से चलकर आ रहा था, और उसके फादर के साथ साथ उसके फादर के पीछे उसके माँ भी थी। विंग कहता है, विंग अपने फादर को हैरानी से देखता है। वे चांग से अंदर आके कहता है, आई एम सॉरी, मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन बेटा ये सब कुछ तुम्हारे भले के लिए ही किया था। अच्छा, तो आप सभी लोग मेरे साथ खेल रहे थे? हाँ, और मिंजे काका उसने कहा कि उस लड़के से मैंने शादी किया जिसे कि आपने पसंद किया था। इसका मतलब अब समझ में आया मुझे। आप सभी लोग मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेल रहे थे और मैं अनजान होकर आप लोगों का एक मोहरा था। हाँ, वह चांग से विंग की तरह देखता है, कहता है, विंग, हम तुम्हारे पेरेंट्स से जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो कि तुम्हें हर्ट करे, लेकिन ये तुम्हारे भलाई के लिए ज़रूरी था, क्योंकि तुम्हारा अहंकार तुम्हारे सिर पे चढ़ने लगा था। तुम्हारा ईगो, तुम्हारा दिखावा, तुम्हारी ये धन दौलत तुम्हारे सिर पे बैठ गया था, इसीलिए हमें यह करना पड़ा। हम बस तुम्हें एक सीख देना चाहते थे कि हर गरीब इंसान छूत ही नहीं होता। हर पूर्ण इंसान रेस्पेक्ट डिजर्व करता है, प्यार डिजर्व करता है। तुम्हारा नज़रिया उन लोगों को लेकर बहुत ही नीचे गिर गया था, और इसीलिए हमें ये प्लानिंग करना पड़ा। देखो, इसमें वांग जी का कोई गलती नहीं है। हमने बस उसे कहा था, और वांग जी ही वो इंसान था जिससे ने पहले तुम्हारी शादी तय करवा दिया था। हमने बस, वो पोर है, वो एक एम्प्लॉय है, इसलिए बोला क्योंकि हम तुम्हें परखना चाहते थे। हम देखना चाहते थे कि तुम हमारे डिसीजन को कैसे लेते हो, लेकिन तुम बार बार घर से भाग गए। तुमने बार बार प्रूव कर दिया कि तुम वांग जी के लायक नहीं, और हम तुम्हें वांग जी के लायक बनाना चाहते थे। वे चांग से, जो कि अपने इमोशंस में आकर कुछ ज़्यादा ही बोलने लगा था, तभी विंग के मदर ने उसे
शांत करवा दिया, उसके हाथों को पकड़ लिया और कहा, ये क्या कह रहे हो आप? थोड़ा सा तो सोच समझ के बोलो, हमारा बच्चा अभी हॉस्पिटल में है, ऐसा तो मत बोलो। वे अचानक से चुप कर जाते हैं। काउंसिलर विंग के पास जाते हैं और कहते हैं, बेटा मैं भी तुम्हारे फादर के प्लान में शामिल थी, मुझे भी माफ़ कर दो, लेकिन तुम खुद भी एक बार समझ के देखो ना, क्या तुम्हारे डिसीजन अभी भी पूरे इंसानों को लेकर वैसा ही है? क्या तुम अभी भी समझते हो? तुमने तो एक गरीब इंसान से ही प्यार किया था ना, तुम्हें तो वामची के आइडेंटिटी के बारे में पता ही नहीं था, तुम उसने दिन उसके साथ जाके रहे, तुम्हारे अंदर बहुत ही इम्प्रूवमेंट आ चुका है, तुम पूरे अलग इंसान बन गए हो। हमें पता है बेटा कि तुम्हें तकलीफ हुआ, लेकिन फिर भी तुम वामची के साथ रहने के लिए सब कुछ एडजस्ट करते। जा जा। हम्म, हम्म। सब कुछ सहते रहे, हमें बस यही देखना था। विंग का कुछ नहीं कह रहा था, कहीं ना कहीं इसमें विंग का भी गलती था, क्योंकि विंग और इंसान को, अपने से छोटे इंसान को इंसान ही नहीं समझता था। अब वामची विंग के सामने आता है, विंग के सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है, विंग के दोनों हाथों को अपने हाथों पर लेता है। विंग से कहता है, आई एम सॉरी, मैं इन लोगों का साथ नहीं देना चाहता था, लेकिन तुम पता है, विंग के पेरेंट्स जो कि समझ गए थे कि वांगजी और विंग को थोड़ा सा प्राइवेसी देना चाहिए, वो कमरे से निकल गए। अब वांगजी और विंग कमरे में अकेला था। वांगजी विंग के दोनों हाथों को पकड़कर कहते हैं, विंग तुम्हें पता है, मैंने तुम्हें पहली बार तुम्हारे फादर की कंपनी में देखा था, जब तुम एक बैडएस बॉय बन के आए थे। मुझसे तुम्हारी टक्कर हो गया था और तुम मुझ पर चिल्ला रहे थे। पता नहीं उस वक्त मुझे गुस्सा आने की वजह तुम पर प्यार आ रहा था। उस वक्त ही मुझे तुम्हें देखकर पता चल गया था कि मैं स्ट्रेट नहीं हूँ विंग। उस वक्त से मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। तब से मैं हर रोज जाता था ताकि मैं तुम्हें देख सकूं, लेकिन तुम उसके बाद कभी भी नहीं आए और मेरे दिल में तुम्हारी तस्वीर छप गया था। फिर मैंने पता करवाया कि तुम कोई और नहीं बल्कि मिस्टर वे का एक लौता सन हो। तब मैंने उनके पास हमारी शादी के प्रपोजल भेजा। मैं खुद गया था उनसे बात करने। वो बहुत खुश थे और मुझे कह दिया था कि वो इन शादी के लिए राजी है। तुम्हें पता है मैं बहुत खुश था। मैंने उससे खुशी कभी भी महसूस नहीं किया था, लेकिन फिर अगले ही दिन मुझे पता चला कि तुम इस शादी को नहीं करना चाहते और घर छोड़कर चले गए। तुम्हें पता है मैं पूरा टूट गया था, क्योंकि अगर वो पहले ही मुझे ना कर देते तो शायद मुझे उतना तकलीफ नहीं होता, लेकिन उन एक दिन में मैंने हजारों लाखों सपने सजा लिया था। फिर मैंने डिसाइड किया था कि वैसे मैं फैमिली के साथ मेरा जो कुछ ही कॉन्ट्रैक्ट है मैं सबको ख़त्म कर दूंगा, क्योंकि जब तक मैं उस कॉर्पोरेशन में जाता रहूँगा, कंपनी में जाता रहूँगा, मुझे तुम्हारे बारे में याद आती रहेगी। मैं तुम्हें भूलना चाहता था। उस वक्त मुझे लगा था कि तुम शायद अकेले ही हो, इसीलिए तुम स्ट्रेट हो और मैं तुम्हें कभी भी नहीं पा सकता। मैंने तुम्हें पाने की उम्मीद भी छोड़ दिया था, लेकिन विंग शायद किस्मत को और ही मंजूर था। एक हफ्ते बाद तुम्हारे फादर मेरे ऑफिस में आए और मुझे कहा कि तुम्हारे साथ वो मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ करना होगा। मैंने पहले बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कहा कि ये सही नहीं है तुम्हें अंधेरे में रखना, लेकिन सच कहो तो विंग मैं ग्रीडी हो गया था। मेरे अंदर लालच बैठ गया था। अगर ऐसा करके मैं तुम्हें पा सकता हूँ तो फिर क्यों नहीं? अगर पा भी नहीं सकता तो मैं दूर से तुम्हें देख तो सकता हूँ, तुम्हारे पास जाकर तुम्हारे साथ बातें तो कर सकता हूँ। मुझ में लालच आ गया था विंग, और मैंने डिसाइड कर लिया था कि हाँ मैं ये करूँगा। और फिर मैं एक एम्प्लॉय बन के तुम्हारे ऑफिस में गया। तुम्हें पता है जब जब मैं तुम्हारे पास होता था मेरे दिल तेज़ी से धड़कता था। मैं अपने दिल को कैसे समझाता था मुझे ही पता है। फिर जब मैंने नोटिस किया कि तुम धीरे धीरे मुझे पसंद करने लगे हो, शायद मेरे लिए वो सबसे खुशी का दिन था। मैं तुम्हें बताना चाहता था, मैं तुम्हें लेकर तुम्हें वो सारी खुशियाँ देना चाहता था, लेकिन मैं मजबूर था। मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को प्रॉमिस किया था कि मैं ये ड्रामा तब तक कंटिन्यू करूँगा जब तक वो लोग चाहेंगे, लेकिन मुझे इस बात का ज़्यादा गिल्ट नहीं था, क्योंकि इन सब के पीछे तुम थे। इन सब के वजह से मुझे तुम मिल गए थे। जिस दिन हमारी शादी हुआ उस दिन भी मैं तुम्हें बताना चाहता था, पर तुम्हें पता है जब जब मैं तुम्हें मना करता था मेरे दिल टुकड़े टुकड़े में बिखर जाता था।
लेकिन मैं अंदर ही अंदर बहुत ही खुश होता था कि तुमने आखिरकार तुमने मुझे पसंद कर ही लिया, मुझे दुनिया में और कुछ भी नहीं चाहिए। और धीरे धीरे उस दिन जब तुमने मुझे मेरी मदर को ऐसा बोला, मुझे बहुत तकलीफ हुआ था, तो बहुत दुख हुआ था। मुझे ऐसा लगा था कि आखिर तुम क्यों क्यों और लोगों को हेट करते हो। तुम्हें पता है मैं आज यंगेस्ट विलियनर हूँ, लेकिन मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। वो बस्ती जहाँ मैं तुम्हें लेकर गया था, वो एक टाइम पे मेरा खुद का घर हुआ करता था, वो अभी भी मेरा घर था। मैंने उस जगह को कभी भी बेचा नहीं था। मैं वहाँ पर कुछ डेवलपिंग करने की कोशिश कर रहा था। मैं ऐसा आइडिया ले ही रहा था कि तब तक तुम्हारे फादर ने मुझे इसका ऑफर दिया कि मैं तुम्हें वहाँ लेकर जाऊँ, इसलिए मैंने वहाँ की डेवलपिंग रुकवा दिया। और जब तुम धीरे धीरे वहाँ एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे थे, तुम्हें पता है मुझसे खुशनसीब कोई नहीं था, क्योंकि तुम मेरे लिए मेरे प्यार के लिए अपने आप को वो एक ऐसी जगह एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे जहाँ का तुम कभी थे ही नहीं। और तुम्हें पता है जब तुम अपने पेरेंट्स के घर रहते थे, मुझे बहुत तकलीफ होता था। मैं चाहता था कि तुम्हारे पास जाऊँ, तुम्हें अपने बाहों में लूँ, तुम्हें प्यार करो, लेकिन विंग में बंधा हुआ था। मैं बस इस दिन का इंतज़ार में था कि तुम कभी रियलाइज़ करोगे कि पूरे इंसान इंसान होते हैं, कि तुम कब ये रियलाइज़ करोगे कि तुम जब असल मुझे सच में प्यार करते हो। और जब हमारे बीच में धीरे धीरे लड़ाई पड़ने लगा, मैं बहुत फूट गया था। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर से खो दूंगा, इसीलिए मैंने तुमसे अपने दूरियां बनाने लगा था। कि स्विंग, मुझे छोड़ के कभी मत जाना, मुझ पर नाराज मत हो। मुझे पता है कि मैंने गलती किया है, लेकिन एक मौका दो मुझे गलती सुधारने का। मैं दुनिया की सारी खुशी तुम्हारे कदमों में ला कर दूंगा। मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करूँगा। मैं तुम्हें सच में तुम्हें अपने पलकों पर बैठा के रखूँगा। एक मौका दो। विल, जो कि वांगजी से गुस्सा तो था, लेकिन जब धीरे धीरे वो वांगजी की बातें सुन रहा था, तब विंग का गुस्सा धीरे धीरे प्यार में बदलने लगा था। शायद इसके पीछे विंग की ही गलती था, और जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। विंग क्या कभी सोच सकता था कि वो एक फूल इंसान से प्यार करेगा, उसके लिए उस बस्ती में जाकर रहेगा, वहाँ एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। विंग भी वांगजी को माफ कर देता है। वांगजी और विंग एक दूसरे को हक किए हुए थे। दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बातें कह रहे थे कि तभी दरवाजा खुलता है। वांगजी के मदर और सिजुए अंदर आता है। विंग उन लोगों को देखकर वांगजी को तुरंत अपने आप से हटा देता है। वो लोग आकर विंग से पूछता है कि तुम कैसे हो। विंग उन्हें कहते हैं कि वो बहुत अच्छा है और अभी ठीक फील कर रहा है। विंग देखता है कि वांगजी के मदर मतलब बस्ती में अपने घर में जैसा था बिल्कुल अलग है। अभी उनका ऑरा ही कुछ अलग है। वो पूरी रॉयल मिसेस लैन पूरा रॉयल लेडी की तरह वाइब दे रही थी, और सिजी किसी प्रिंस चार्मिंग से कम नहीं लग रहा था। विंग बस उन लोगों को देखता रहता था। क्या ये लोग वही लोग हैं जिन लोगों से विंग इतने दिन तक जिन लोगों के पास रहा है? वो लोग आके विंग को उसका हाल पूछते हैं, विंग से बहुत सारा बातें करते हैं। मिसेस लैन और सिजी दोनों ही विंग से सॉरी कहते हैं कि इतने दिन तक उन्होंने विंग को कुछ नहीं बताया, और तो और विंग को इतनी परेशानी झेलनी पड़ी उन लोगों की वजह से। पर अब से विंग का पूरा ख्याल वो लोग रखेगी। विंग को तकरीबन 3 दिन और हॉस्पिटल में रहना पड़ा, क्योंकि विंग को छोटा सा इंजरी आया था। 3 दिन बाद वो ठीक हो गया था। इस 3 दिन में वांगजी ने विंग को बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। साथ ही साथ वांगजी के फैमिली ने भी विंग को डिस्चार्ज मिल गया, और फिर विंग को लेकर वांगजी अपने घर गया। विंग जैसे जैसे वांगजी के घर के अंदर जा रहा था, विंग की आंखें परे भरे हो रहा था। ये किसी रॉयल पैलेस से कम नहीं था, यहाँ तक कि विंग के खुद के पेरेंट्स के घर से 10 गुना ज्यादा बड़ा था। विंग ने पहले सोचा था कि उसके फादर ने शायद ऐसे ही राह चलते किसी के साथ उसका शादी फिक्स करवा दिया, लेकिन अब विंग को एहसास हो रहा है कि वो तो अपने घमंड, अपने अहंकार के चलते पूरा अंधा हो गया था। उसने अपने पेरेंट्स पर भी भरोसा करना छोड़ दिया था और उनको भी इंसान समझना बंद कर दिया था। और विंग को थोड़ा सा रिग्रेट हो रहा था, लेकिन अच्छा है कि उसके फादर ने ऐसा प्लान बनाया, तभी तो विंग को उसका किंग मिल गया, जो कि विंग को बिल्कुल एक क्वीन जैसा ट्रीट कर रहा था। वांगजी विंग को कार से नीचे लाया और फिर अपने गोदी में उठाकर लैंड मेंशन के अंदर जा रहा था। विंग पहली बार अपने रियल हस्बैंड के रियल हाउस में जा रहा था। सर्वेंट्स चारों तरफ खड़े थे। मिसेस लैन विंग को बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं।
वांग जी फिर विंग को अपने कमरे में लेकर जाता है। विंग आज बहुत ही ज़्यादा खुश था। रात में विंग के ठीक होने के और घर आने की खुशी में एक गेट टुगेदर रखा गया था। ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन जितना भी था विंग खुश था। और सच कहे तो विंग को अब किसी की परवाह नहीं। विंग के पास जो है उतने में ही विंग बस खुश रहना चाहता है। उसे ये धन दौलत ये सब कुछ अब नहीं चाहिए था। उसे बस वांग जी का और उसके फैमिली का प्यार चाहिए था। इसलिए विंग ने ही कहा कि ज़्यादा बड़ा मत नहीं करते। रात को विंग, वांग जी, दोनों के फैमिली, दोनों के फ्रेंड्स और निंजे की फैमिली और बेसन भी थे, सभी मिलकर डिनर करते हैं। रात को सभी को सोने के लिए अलग अलग कमरे दिया जाता है। वांग जी विंग को लेकर अपने कमरे में जाता है। वांग जी जाकर विंग को क्लीन करता है और फिर विंग को बेड में लेटा देता है। इतने दिन से वांग जी विंग से दूर रहा और आज वांग जी को विंग का एक अलग सा क्रेविंग चल रहा था। वांग जी पूरे विंग के नशे में डूब रहा था। वांग जी विंग के फेस को अपना करीब करता है और फिर उसे किस करने लगता है। दोनों एक लंबे चौड़े किचन सेशन के बाद वांग जी विंग के चेस्ट में अपना सिर रखता है और विंग को के हार्ट बीट को सुनता है। वो विंग से कहता है, अल्लाह विंग, थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन देखने को मिलेगा, लेकिन अब तुम मेरे पास हो, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए विंग, बस हमेशा मेरा साथ दो। विंग वांग जी को कस के जबर लेता है और कहता है, कभी भी नहीं। आई एम सो हैप्पी कि तुम मेरे ज़िंदगी में आए। पहले मैं नादान था, लेकिन मैं खुश हूँ कि मेरे डैड ने इतना बड़ा स्टेप लिया। अब मुझे रियलाइज़ हो गया है, कभी भी तुम मुझे छोड़ के मत जाना। दोनों बस एक दूसरे को साइलेंटली देखे जा रहे थे। दोनों नज़रों से ही बातें कर रहे थे। आज विंग का तबीयत उतना अच्छा नहीं था और डॉक्टर ने कुछ दिन उन लोगों को विंग को रेस्ट करने के लिए कहा था, इसलिए वांग जी आज आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन उसने विंग को कस के जकड़ लिया और दोनों नींद के आगोश में चले गए। सुबह विंग का आंखें खुलता है। वो देखता है वांग जी उसके चेस्ट में सोया हुआ है, बिल्कुल उसको जकड़ के, मानो कि वांग जी डर रहा है अगर विंग को थोड़ा सा भी छोड़ देगा तो विंग उसके पास से चला जाएगा। वांग जी के सिर में एक किस करता है और फिर उसी के साथ साथ वांग जी का भी नींद खुल जाता है। वांग जी विंग की तरह देखता है, उसकी लिस्ट से एक छोटा सा पैक करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी। विंग वांग जी की तरह देखता है, स्माइल करता है और कहता है, गुड मॉर्निंग हस्बैंड, चलो उठ जाओ। वांग जी कहता है, थोड़ी देर और सो जाओ ना, अभी नहीं उठते। विंग वांग जी की तरह देखता है और कहता है, आज छुट्टी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरा दिन सोते रहोगे, जल्दी से उठ जाओ, 10 बज गया है, पूरा दिन नहीं सोते, चलो चलो उठो। वांग जी विंग को फिर से अपने बाहों में खींच लेता है और कहता है, वाई भी तुम्हारे अंदर इतना स्टेमिना कहाँ से आता है? पूरी रात नाइट एक्टिविटी के बाद भी तुम सुबह सुबह उठ गए। मुझे देखो, मुझे तो अभी तक थकान हो रहा है। विंग वांग जी की तरह देखता है और अपने हाथ को वांग जी से चुराते हुए कहता है, हाँ, तुम अगर बिस्ट के जैसा पूरा रात मेरे ऊपर चढ़ के रहोगे तो तुम्हें थकान नहीं होगा क्या? मुझ में स्टामिना इसलिए आया है क्योंकि मैंने पेन किलर लिया था बुद्धू, वरना तुम जैसे बिस्ट से अगर किसी का पाला पड़े ना तो वो 1 हफ्ते तक बिस्तर में ही पड़ा रहे, समझे? वांग जी विंग को देखता है, स्माइल करता है और कहता है, किसी का मतलब क्या है? मुझ जैसे बिस्ट से सिर्फ तुम्हारे पाला पड़ सकता है और तुम ही संभाल सकते हो। ये कहकर वांग जी विंग को फिर से अपने चेस्ट में खींच लेता है। विंग जाके वांग जी के चेस्ट में सिर देता है, अपने आंखों को फिर से बंद कर लेता है और फिर सोचने लगता है 1 साल पहले उसकी लाइफ कैसा था और आज 1 साल बाद विंग ये सब कुछ याद कर रहा था और मन ही मन अपने पेरेंट्स को, वांग जी को और ऊपर वाले को शुक्रिया कह रहा था। उसकी वजह से विंग को इतने ब्यूटीफुल एक लाइफ गिफ्ट मिला है। विंग वांग जी के चेस्ट पर सो ही गया था कि अचानक से एक छोटे से बच्चे का मीठी सी आवाज गुजरा, मॉम डैड आप लोग क्या कर रहे हो? जल्दी से उठ जाओ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ग्रैंडमा मुझे इधर आने ही नहीं दे रहे थे, मैं ग्रैंडमा से छुप के इधर आ गई। विंग वांग जी तुरंत चौंक के उठता है। विंग तुरंत अपना कपड़े पहनने लगता है। वांग जी विंग को बेडशीट से कवर करके उठता है और फिर छोटे आयुआन की तरफ देखता है जो कि अभी 5 साल का था। वांग जी आयुआन को अपने गोदी में उठाता है। तब तक विंग ने भी अपना कपड़े पहन लिया था। आयुआन कहता है, मुझे आप लोगों के साथ ब्रेकफास्ट करना है, मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया, भूख लगी है, चलो ना। फिर विंग और वांग जी फ्रेश होते हैं। तब तक आयुआन बेड में बैठा रहता है और फिर दोनों फ्रेश होकर आयुआन को लेकर नीचे चले जाते हैं।
वांग जी आईवान को गोदी में लेकर सीढ़ी में चल रहा था और विंग सीढ़ी से वांग जी के पीछे पीछे चल रहा था। वांग जी सोच रहा था कि आईवान उन लोगों की लाइफ में कैसे आया। विंग और वांग जी के शादी का मतलब लैन वेंसन में आने के 4 महीने बाद उन दोनों को आईवान मिला था। विंग और वांग जी का शादी का टोटल अब 8 महीने हो चुका था। विंग को अचानक से बहुत ज़्यादा वोमिटिंग फील हो रहा था, उसकी तबीयत बिगड़ रहा था, इसलिए वो हॉस्पिटल पड़ गया था। वहाँ जाके विंग को पता चलता है कि वो उसके लिए एक खुशखबरी है। विंग कोई आम मेल नहीं, विंग एक स्पेशल मेल है जो कि बर्थ दे सकता है। विंग के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो एक लाइफ को इस दुनिया में ला सकता है। विंग और वांग जी बेहद खुश थे, लेकिन उस दिन उस गुड न्यूज़ के साथ साथ विंग और वांग जी को एक और ब्लेसिंग मिल गया था, जो था आईवान। आईवान अपने पेरेंट्स का एक लौता चाइल्ड था और उस दिन आईवान के पेरेंट्स का एक कार एक्सीडेंट हो गया था। खुशनसीबी से आईवान वहाँ बच गया था और उसके पास ना ही तो उसका कोई रिलेटिव्स था और ना ही कोई पूछने वाला था उसको। आईवान को जब फौजी और विंग देखा था तो उनको उस पर बहुत तरस आया था। दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि वो आईवान को अडॉप्ट करेगा और उसी मुताबिक दोनों ने आईवान को अडॉप्ट कर लिया था। अभी आईवान उन लोगों के साथ 6 महीने से है और अभी विंग 5 महीने का प्रेग्नेंट है, लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि वो दोनों अभी उनका एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकता है। और वांग जी तो इस बात से ही डर गया है कि पिछले कुछ महीनों तक वो विंग को टच भी नहीं कर पाएगा और विंग को फील नहीं कर पाएगा। इस वजह से वांग जी रात को बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है। हाँ, वो अपना बेबी का सेफ्टी का पूरा ख्याल तो रखता है, लेकिन पता नहीं विंग के अंदर जाते ही वो पूरा बौखला जाता है, पूरा पागल हो जाता है। विंग अभी अपने बेली को सहला रहा था जिसमें उसका लिटिल छोटा सा बेबी था और अपने हस्बैंड और अपने बड़े बेटे को देख रहा था। शायद इसी को ही लाइफ कहते हैं। जो चीज़ हम जिंदगी में कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो जिंदगी हमें सिखा देता है। और आज विंग के पास उसका फुल फैमिली था और एक और छोटा सा मेंबर आने वाला था। विंग जाकर डाइनिंग टेबल में बैठ जाता है। वांग जी एक स्पून खाना लेकर एक बार आईवान को खिलाता है तो एक बार विंग को खिलाता है। विंग को मतलब कि उसका छोटा सा बेबी जो कि अभी विंग के अंदर है। और ये फैमिली हमेशा से ऐसे ही खिलाते रहे। अब हमारा तो यही उम्मीद है। चलिए इसके साथ साथ इस एफएफ को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, इस पर लकी जी ने जो फैन फेस्ट अनाउंस किया है, मैं सोच रही हूँ कि मैं इस पर पार्टिसिपेट करूँ। आप में से जो कुछ भी इस फैन फिक्शन को सुन रहे हैं, अगर मैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ, वो स्टोरी लाऊँ, तो प्लीज़ उसको जितना हो सके वोट करना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एफएफ में। तब तक के लिए सब अपना अपना ख्याल रखना। टाटा बाय बाय।